अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने जो है वो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ करना है और इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन हमने करनी है। एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसे छोड़ेगा और अपने नंबरों को कम करवाएगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं पेपरों की, तो इस टेंशन को कम करने के लिए हमने गेस्ट पेपर बना लिए हैं। गेस्ट पेपर तमाम सब्जेक्ट के हैं और चैप्टर वाइज हैं। तो इन गेस्ट पेपर से आप अपने टेस्ट की तैयारी, मिड की तैयारी और अपने जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी, अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी सब कर सकते हो। 200 इसकी जो है वो फ़ीस है PDF में, ठीक है। इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे 200 रुपये पे कर दो, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिसमें फ़िज़िक्स भी है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, अपने सवाल को समझो कि सवाल में हमने करना क्या है। सबसे पहले तो मुझे आपको लीनियर वेलोसिटी कहाँ पर आती है सर्कल में ये समझानी है बात, क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये चीज़ नहीं समझी थी, तो ये यहाँ पर समझेंगे हम। ये आपके पास आपका एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर भाई आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे थे कि रोटेटरी मोशन और स्पिन मोशन में क्या फ़र्क है। भाई देखो, अगर कोई टायर या अगर कोई पंखा अपने एक्सिस पर घूमता है तो वो स्पिन मोशन है, यानी बीच में से वो फिक्स है और सर्कल में घूम रहा है, यानी एक सर्कल बना रहा है, तो ये आपके पास एक स्पिन मोशन हो गया। लेकिन एक बंदा है, एक रनर है, रनर, ठीक है, ये आपके पास एक रनर है जो कि भागेगा इस सर्कल के अंदर, इस रेस ट्रैक पे। लेकिन ये बीच में से बंधा हुआ तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये सर्कल में भाग रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को कहते हैं रोटेटरी मोशन, यानी चीज़ सेंटर ऑफ एक्सिस से फिक्स ना हो लेकिन फिर भी सर्कल में मूव कर रही हो, तो ये रोटेटरी है। अगर चीज़ सेंटर ऑफ एक्सिस से फिक्स है, जैसे कि टायर बीच में से फिक्स होता है ना, तो वो एक स्पिन मोशन करता है। लट्टू बीच में घूम रहा होता है, बीच में एक चीज़, एक नोक होती है जिस पर वो फिक्स होता है, कील, उस पर वो घूमता है, तो वो एक स्पिन मोशन होती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर था, यहाँ से ये बंदा यहाँ पर आ जाता है, पोजीशन P से ये पोजीशन P2 पर आ जाता है। तो जब इसने P1 से P2 आने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर किया ना आर्क लेंथ पे, ठीक है, इस आर्क पे कुछ डिस्टेंस कवर किया जो कि आपके पास हो गया S। अगर इस S को टाइम से डिवाइड करा दोगे, यही तो लीनियर वेलोसिटी है। भाई देखो, बेशक ये सर्कल है, बेशक ये सर्कल है, लेकिन एक डिस्टेंस तो कवर हो रहा है ना, P1 से P2, P1 से P2 तक एक डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर आप इस हिस्से को काट कर एक स्ट्रेट लाइन बना दो तो बन जाएगा। तो इस ही डिस्टेंस को जो इसने यहाँ P2 से लेकर P1 तक कवर किया है, इस ही डिस्टेंस को कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ S/T, जो कि है आपके पास LINEAR, लीनियर वेलोसिटी है आपके पास। डेरिवेशन में कराऊंगा, पहले ये बातें मेरी समझ लो, क्योंकि डेरिवेशन फिर बहुत सिंपल हो जाएगी। सर इसको तो हम एंगुलर वेलोसिटी समझ रहे थे। एंगुलर वेलोसिटी ये नहीं थी, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर आ रही थी कि कितने तेज़ी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, ठीक है, बात समझ रहे हो ना मेरी। और कभी भी एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर है ना V = R ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ यहाँ तो R मल्टीप्लाई हो रहा होगा V निकालोगे तो, या फिर अगर ओमेगा निकालोगे तो V के साथ R डिवाइड हो रहा होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर जो है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ये आपके पास डिफरेंट आएगी, ठीक है, बात समझ आ गई, फॉर्मूले से भी दिख रहा है। यहाँ पर कितना तेज़ी से इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एक एंगल बन रहा है, तो कितना तेज़ी से इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, ये आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ गए? ज़िंदगी भर याद रहेगी बात के एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पर थी और लीनियर वेलोसिटी कहाँ पर थी, ठीक है। ये हो गई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब R भी देख लो, ये मैंने O ले लिया, O से लेकर P1 तक का डिस्टेंस आपके पास R है, और O से लेकर P2 तक का डिस्टेंस भी आपके पास R ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सर्कल में रेडियस सेम होता है। ये एक सर्कल मैंने बनाया है, तो रेडियस P1 पे निकालो, P2 पॉइंट पे निकालो या P3 पॉइंट पे निकालो, सेम आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये R क्या है आपके पास? रेडियस है।
ठीक है, रेडियस हो गया r आपके पास। अब आ जाओ डेरिवेशन की तरफ कि डेरिवेशन इसकी कैसे होती है। आपको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? तो सबसे पहले ये वर्डिंग आपने हर बार डेरिवेशन में लिखनी है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो। मैंने एक बंदा कंसीडर कर लिया, आप चाहो तो कोई ब्लॉक कंसीडर कर लो। मैंने एक बंदा कंसीडर कर लिया तो मेरा ऑब्जेक्ट तो आ गया। रिवॉल्विंग इन सर्कल, रिवॉल्विंग यानी वो सर्कल में भागेगा या सर्कल में मोशन करेगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। विच रिवॉल्व एंगुलर एज वेल एज लीनियर मोशन, वो एंगुलर मोशन भी कर रहा होगा और लीनियर मोशन भी कर रहा होगा। एंगुलर मोशन कैसे कर रहा है कि वो कुछ एंगल बना रहा है ना, अपने इनिशियल पॉइंट से लेकर, ये समझ लो उसका इनिशियल पॉइंट है, मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया, इसी लाइन पे बनेगा, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से इसने रनिंग शुरू करी और यहाँ पर आके थोड़ा सा इसने सांस लिया तो एक एंगल बनाया, यानी इसने एक एंगुलर मोशन तो करा, लेकिन साथ ही साथ उसने P1 से लेके P2 तक एक डिस्टेंस भी कवर किया, जो कि आपके पास आर्क लेंथ होती है। एस क्या है आपके पास? आर्क लेंथ है आपके पास, ठीक है। तो ये एक लीनियर मोशन था। क्यों? अब एक इसमें डायरेक्शन आएगी लीनियर वेलोसिटी, ये डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन इसकी टेंजेंट होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट होगी। क्यों? अगर आप एक सर्कल में भागो, अगर आप एक सर्कल में भागो तो आपको थोड़ा झुककर भागना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा भागोगे तो बाहर ही निकल जाओगे सीधा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप एक सर्कल में भाग रहे हो तो आप थोड़ा सा झुक कर भागोगे सर्कल के सेंटर की तरफ, वरना अगर आप सीधा भागे तो आप सामने की तरफ निकल जाओगे, है ना, सामने की तरफ चले जाओगे। इसी तरह से जो भी चीज़ सर्कल में भाग रही है वो जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट होगी, उसकी डायरेक्शन टेंजेंट होगी। क्यों? अगर मैं इस बंदे को बोलूं कि अब तुमने सर्कल में नहीं भागना, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट भागना शुरू कर देगा, है ना, स्ट्रेट जाना शुरू कर देगा। मैं एक बॉल को धागे से बांधकर घुमाऊं, जैसे ही धागा टूटेगा क्या बॉल फिर भी सर्कल में मूव करेगी? नहीं, जैसे ही धागा टूटेगा बॉल सीधा जाना शुरू हो जाएगी, यानी लीनियर वेलोसिटी उसको सीधा ले जाएगी। जो लीनियर वेलोसिटी आपने ऐसे तसव्वुर की ना कि P1 से P2, लेकिन जैसे ही उस लीनियर वेलोसिटी को आप फ्री करोगे, मतलब जैसे ही आप उसे सर्कल में कहोगे कि आप सर्कल में मोशन ना करो, तो वो सीधा जाएगा, वो सर्कल में नहीं रहेगा, सीधा चला जाएगा। तो बात समझ में आ गई कैसे इसकी डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंट हुई लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, वो सर्कल समझ में आ गई बात। अच्छा, अब ये एक एग्जाम्पल देते हैं, स्टेडियम रेस ग्राउंड। तो जब भी मैंने ये एक रेस ग्राउंड बना लिया था आपके सामने, ठीक है, मूविंग इन अ सर्कुलर लैप, लैप क्या नहीं, ये जो पाथ ये कवर कर रहा है इसे लैप बोल रहे हैं ये, बट काउंटेड इन लीनियर टर्म्स। आपने ये देखा होगा कि आपको मतलब कोई रेस हो रही है, उसमें ये कहा जाता है कि इस बंदे ने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, नहीं, क्या कहा जाता है? इसने 100 मीटर कंप्लीट कर लिए, 200 मीटर कंप्लीट कर लिए, 300 मीटर कंप्लीट कर लिए। भाई सर्कल क्यों नहीं कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहा उन्होंने कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया? क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि उसे वो लीनियर मान रहे होते हैं, उसको ये P1 से लेके P2 तक के डिस्टेंस को लीनियर मान लेते हैं, वो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि P1 से P2 तक का डिस्टेंस कितना है, तो इसीलिए आपको वो मीटर में बताते हैं कि इतने मीटर कवर हो गया है। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो मीटर नहीं है, इसका यूनिट तो रेडियन है, लेकिन वो जो पाथ पे भाग रहा होता है रनर, उस पाथ को क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन मानकर मेजर कर लेते हैं, जिससे वो मीटर में आ जाता है हमारे पास। इसीलिए लीनियर वेलोसिटी आपको यहाँ पर आती भी नज़र आती है। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई, बहुत डिटेल में चलेगा। अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं। द इक्वेशंस ऑफ बोथ मोशंस एज अंडर। अब दोनों इक्वेशंस को हम ड्राइव कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट कर रहे हैं, एंगुलर और लीनियर वाली को। अच्छा, कंसीडर, ये यहाँ से डेरिवेशन शुरू होती है, कंसीडर द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी आप लोगों के पास? ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, जैसी गलती हुआ करे फ़ौरन ठीक कर लिया करें ताकि अगेन ना हो वो। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी आपके पास? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। हेयर वी नो, यहाँ पर हम जानते हैं अच्छी तरीके से, हेयर वी नो
क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर होता है एस अपॉन एस आर नहीं, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना, तो ये हो गया एस अपॉन आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे किसके बराबर हो रहा है, देखो मैंने यहाँ लिखवाया था ना एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो मुझे थीटा चाहिए तो मैं आर को इधर ले गया, तो एस अपॉन आर, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, बकिया काम मैं यहाँ से करता हूँ। अब मैं इस थीटा को ओमेगा में पुट कर दूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, और टी तो नीचे मौजूद था। अच्छा, अब देखो ये एक अलग क्वांटिटी है, ये एक अलग क्वांटिटी है, तो टी के नीचे 1 तो होगा ही, तसव्वुर कर लो 1 है, क्योंकि हम लिखते नहीं है। अब रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा, एक बात याद रखना कि बहुत सी जगह पर अगर आप ये डेरिवेशन देखोगे ना, तो आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेरिवेटिव की टर्म में भी लिखी हुई हो सकती है, ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डी अपॉन थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टैन। लेकिन आपके कोर्स के अंदर अभी तक डेरिवेटिव नहीं आया है, तो इसीलिए इस टर्म में तो लिखा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने थीटा की टर्म में, उन्होंने यहाँ पर डेल्टा की टर्म में भी नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर आपको जो है वो थीटा अपॉन टी की टर्म में लिख दिया, तो इसीलिए मैं डेरिवेशन कराते वक्त डेल्टा नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं डेल्टा लगा हुआ दिखे और टी के साथ भी और थीटा के साथ भी, तो आप जहाँ जहाँ डेल्टा और टी मौजूद है उधर थीटा लगाते जाना, तो आपकी डेरिवेशन उनके मुताबिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक डाउट था जो मैंने आपके लिए क्लियर करा, ताकि आगे कभी ऐसी कोई चीज़ आए तो मसला ना हो। 1 मल्टीप्लाई बाई टी कर दिया हमने, तो मेरे पास क्या बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर टी। ये तो कुछ नहीं बन रहा मेरी टर्म के मुताबिक ना, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड आर कर दूँगा, मल्टीप्लाई आर बोथ साइड, डिवाइड कर दिया तो फिर तो वो यहाँ से उधर जाएगा, एक ही बात है, मल्टीप्लाई आर बोथ साइड। अगर मैं ये लिखता हूँ ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग आर, तो भी सही है, क्योंकि एक आर यहाँ रह जाएगा, दूसरा आर यहाँ चला जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा होगा तो यहाँ के मल्टीप्लाई। लेकिन डायरेक्ट ये लिख दो मल्टीप्लाई आर बोथ साइड्स, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आर आर को बाद में लिख देता हूँ मैं, आर ओमेगा है ना, हाँ, तो आर को पहले लिख देता हूँ, और एस अपॉन ये आर पहले वाला जो ऑलरेडी मौजूद था, और ये आर हम लेकर आए। अब देखो आर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराने से हमारी इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से भी आर ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी, यानी हमने काम सही किया है। अगर जो चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, वो दोनों कटने के बाद वही चीज़ बनाती है जो पहले थी, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। लेकिन अगर वो दोनों चीज़ें जो आप लाए हो कैंसिल होने के बाद वही इक्वेशन नहीं बना रही जो पहले थी, तो आपने गलत काम किया है। मैं दोबारा आर काटूंगा, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, कैंसिल हो गया, तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, यानी काम बिल्कुल ठीक करा है मैंने। अच्छा, तो देखो ये आर इस आर को कैंसिल करेगा, ओमेगा अपॉन एस टी बन गया, ठीक है। यहाँ पर तो आर ऑलरेडी मौजूद है। एस अपॉन टी आप पढ़ चुके हो किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। हेयर लिख लो, हेयर v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। मैंने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी कराने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। अब इधर पुट कर देते हैं आर ओमेगा इज इक्वल टू वी, ठीक है। एस अपॉन टी की जगह मैंने v पुट कर दिया, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमारा डिज़ायर इक्वेशन जो थी वो ड्राइव हो गई। अगर इसको ऐसे लिख दोगे तो भी एक ही बात है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, एक ही बात है। अगर किसी को ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो भी एक ही बात है, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो भी एक ही बात। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई। मैंने क्वांटिटीज़ वगैरह भी आपको सबसे पहले समझा दिया। अच्छा, अब आ जाओ, सबसे पहले हम करते हैं अपने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको इसका न्यूमेरिकल दे दूँगा, ठीक है, फिर उसका न्यूमेरिकल करा दूँगा। अच्छा, पहले मैंने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व कर लिए ताकि आसानी हो जाए। ड्यूरिंग द वीडियो तो नहीं करा सकते ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले ही सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डज एंगुलर वेलोसिटी डिफर फ्रॉम लीनियर वेलोसिटी, हाउ आर देयर यूनिट्स रिलेट। तो कैसे जो है वो एंगुलर वेलोसिटी अलग है लीनियर वेलोसिटी से, ये आपने बताना है। यहाँ आपको बात तो समझ आ गई, इसको लिखना चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, और इनके यूनिट्स में भी आपस में कैसे रिलेशन आ रहा है ये भी बताना है आपने।
तो एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी आर रिलेट बट डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोशन। ठीक है, रिलेट तो कर रही हैं इस फॉर्मूले की मदद से एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, मगर ये दो डिफरेंट मोशन को बताती हैं। ये बता रही है इस एंगल के मोशन को एंगुलर वेलोसिटी, और इस बंदे के मोशन को लीनियर वेलोसिटी बता रही है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी रिफर्स टू द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स। ठीक है, जिस रेट से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सर्कल में भाग रहा है, वो लीनियर वेलोसिटी, और जो एंगल में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, वो एंगुलर वेलोसिटी। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम समझ चुके हैं। अब इसके यूनिट को देख लेते हैं। द यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर टिपिकली एक्सप्रेस इन रेडियन पर मिनट। ठीक है, और रेडियन पर सेकंड भी कहा जाता है, रेडियन पर टाइम, रेडियन पर यूनिट ऑफ टाइम, या रेडियन पर सेकंड भी आप कहते हो। वाइल लीनियर वेलोसिटी एक्सप्रेस इन लीनियर पर टाइम या मीटर पर सेकंड। बात समझ आ गई? इसको आप पूरा देख सकते हो। यूनिट्स तो आपको इन दोनों के पता ही है कि अलग अलग होता है। अच्छा, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है, कहा जाता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ही चीज़ होती है, अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों के एक ही नाम है। ये काउंटर और एंटी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने बताना है कि काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है। उसके साथ साथ इन टर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी भी बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में काउंटर क्लॉकवाइज से क्या चेंज आएगा और एंटी क्लॉकवाइज से क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक हैंड, यानी अगर कोई चीज़ घड़ी की डायरेक्शन में घूम रही है तो क्लॉकवाइज, अगर कोई चीज़ उस घड़ी की डायरेक्शन के मुखालिफ घूम रही है तो काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे कि 12 के बाद क्या बजना चाहिए था? 1, है ना, 12 के बाद 1 बजना चाहिए था ना, लेकिन 12 के बाद अगर 11 बज जाए तो इसका मतलब है कि काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काउंटर क्लॉकवाइज में क्या होगा आपके पास? नेगेटिव, यानी जब यहाँ की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब इस तरफ बनाओगे ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, इस तरफ जब बनाओगे ना तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ जाएगी, और ये होगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी मैंने ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज बोल दिया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए बोलने में, इसको ज़रा करेक्ट कर लो यहीं पर कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है। लेकिन अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज बनाओगे तो आपके पास थीटा भी पॉजिटिव आएगा और ओमेगा भी पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव रखा जाता है क्योंकि रेफरेंस हम यहाँ से मान रहे हैं इस तरफ की तरफ, तो रेफरेंस इस तरफ है तो इसलिए इन दोनों को यहाँ पॉजिटिव, और अगर रेफरेंस के अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज में आपके पास वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, जैसे कि मैंने देखो एंगुलर वेलोसिटी भी नेगेटिव आ गई, और काउंटर क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, सॉरी क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है और एंगुलर वेलोसिटी भी नेगेटिव है। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज में एंगुलर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और काउंटर क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है आपके पास। तो ये हो गया हमारा, ये थोड़ा सा काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करता ही है मुश्किल, लेकिन बेहतर करना है अपने आप को, ये कोई जवाब नहीं है कि मुश्किल करता है तो गलत बोल दिया। अच्छा, कैन एंगुलर एक्सेलरेशन बी नेगेटिव? क्या एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक और सिचुएशन में भी होता है। ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कम हो, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव। अ नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन इंडिकेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन its rate of rotation or undergoing deceleration in its rotational motion। बात समझ आ गई ना कि ऑब्जेक्ट अगर स्लो हो रहा है, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी उसके बाद स्लो होना शुरू हो गया ऑब्जेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब दोनों को आपस में सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले की मदद से, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी, तो आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव आ जाएगी। तो अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैंने इसे रिमूव कर दिया और उसके बाद मैंने इसे
भी यहाँ से रिमूव कर। अच्छा, आपने हार्ड डिस्क को कभी खोल के देखा है? मुझे तो नहीं लगता शायद किसी का बच्चे का इत्तेफाक हुआ होगा, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क खोलेंगे तो फिर तो मुझे लग रहा है घर वाले हमें घर में रहने नहीं देंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क महंगी होती है और अगर हार्ड डिस्क निकाल लोगे तो डेटा ही चला जाएगा सारा कंप्यूटर का। लेकिन आपके पास डेटा सिर्फ हार्ड डिस्क में नहीं होता कंप्यूटर में, आपके पास रैम में भी डेटा होता है, रोम में भी डेटा होता है, ठीक है, और रजिस्टर्स में भी डेटा होता है आपके पास कंप्यूटर के अंदर। लेकिन हार्ड डिस्क आपके पास मेन होती है जिसमें आपका पर्सनल डेटा मौजूद होता है। कंप्यूटर को तो रैम की ज़रूरत होती है और रजिस्टर की ज़रूरत होती है चलने के लिए, लेकिन आपका मेन डेटा किधर होगा? हार्ड डिस्क में होगा, यानी आपके वीडियोस, आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स, आपकी वर्ड्स फाइल, सब कुछ। बात ये आती है यहाँ पर न्यूमेरिकल में, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बात ये आती है न्यूमेरिकल में हार्ड डिस्क की बात करते हैं, वो हार्ड डिस्क को मुखातिब करते हैं, कहते हैं द प्लेटर। प्लेटर क्या है? हार्ड डिस्क पहले देख लो किस तरह की होती है। इस तरह का बॉक्स तो आपने देखा होगा, मैं इसको ज़रा स्क्वायर इसमें ले रहा हूँ रेक्टेंगल में, लेकिन ये थोड़ा सा गोल मटोल होता है, मतलब गोल बनी हुई होती है, थोड़ी सी एजिस नहीं होते हैं, वो कर्व होते हैं एजिस। अच्छा, तो इधर आपके पास होती है डिस्क, बहुत सारी डिस्क रखी हुई होती हैं इधर आपके पास, ठीक है। यहाँ डिस्क होती है आपके पास, इस तरफ से या इस तरफ से एक हैंड जो है इसके ऊपर आया हुआ होता है, जो कि इसके ऊपर रीड कर रहा होता है, ठीक है, इसके ऊपर रीड कर रहा होता है। ये मैंने एक बिल्कुल बेसिक डायग्राम बनाई है, ठीक है, ये एक बेसिक डायग्राम है। अगर आप इसको पूरा डिटेल में देखना चाहो तो आप लिख देना डायग्राम ऑफ हार्ड डिस्क, आपके पास आ जाएगा। अब प्लेटर क्या है? ये प्लेटर है आपके पास, सुना होगा ना प्लेटर। प्लेटर वो चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हो। प्लेटर देखा होगा ना, ये फास्ट फूड प्लेटर, जिंगर प्लेटर, यानी जिंगर की बहुत सारी क्वांटिटीज़ होगी, चाइनीज़ जिंगर, स्पाइसी जिंगर, डैश जिंगर, वो वाला जिंगर, ए जिंगर, बी जिंगर, ठीक है। तो ये प्लेटर है आपके पास आपका, यानी प्लेट्स हैं आपकी। ऑफ द हार्ड, कहते हैं प्लेटर्स ऑफ द हार्ड ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर रोटेट्स एट 7300 RPM। अब मेरा ये सवाल है, मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको, कौन सा? वर्क एग्जाम्पल 4.0, ठीक है, 4.1। मेरा आपसे सवाल है कि मैं इसको फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। सर ये क्या बात कर रहे हैं, आपने तो खुद कहा था RPM। RPM इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, RPM इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन RPM आपके पास फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट होता है। कैसे? यूनिट ऑफ SI सिस्टम में मुझे बताओ ज़रा, SI सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेडियन पर सेकंड के सिस्टम की बात नहीं कर रहा। SI सिस्टम में रेडियन का क्या यूनिट होता है? ज़रा देख के बताओ, व्हाट इज़ द यूनिट्स ऑफ रेडियन इन SI सिस्टम। ये एक जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डायमेंशनल लेस चीज़ है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसकी जब कोई डायमेंशन ही नहीं है, आपने कोई डायमेंशन पढ़ी है रेडियन की? नहीं पढ़ी होगी कभी भी। तो जब रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है तो SI सिस्टम में इसका यूनिट भी नहीं होगा, नो यूनिट इन SI सिस्टम, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, रेडियन नो यूनिट इन SI सिस्टम, क्योंकि ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है वरना आप लोगों को मुश्किल होगी। तो इसका यूनिट क्या हुआ SI सिस्टम में? एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ? पहले तो मैं रेडियन पर सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। SI सिस्टम में क्या हुआ? SI सिस्टम, SI सिस्टम में तो रेडियन का कोई यूनिट ही नहीं होता, तो ये 1/s हो गया। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन SI सिस्टम? 1/s। तो देख रहे हो दोनों का यूनिट सेम आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी कह लो या उसको एंगुलर वेलोसिटी कह लो, एक ही बात है SI सिस्टम में, याद रखना SI सिस्टम में। अच्छा, लेकिन वो आगे कहते हैं, ये क्या बात हो गई, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटर। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटर तो कह रहे हैं, लेकिन वो एंगुलर वेलोसिटी आपसे मांग रहे हैं रेडियन पर सेकंड में। तो टू फाइंड क्या करना है, ये गिवन डेटा आ गया आपका, और टू फाइंड आपने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने, लेकिन फिर बोल रहा हूँ रेडियन पर सेकंड में फाइंड करनी है आपने। अगर वो बोलते व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी इन
SI यूनिट सिस्टम, तो मैं इसी को उठाकर लिख डालता, ठीक है, मैं इसी को लिख डालता उठाकर। लेकिन उन्होंने SI सिस्टम की बात नहीं करी है, उन्होंने रेडियन पर सेकंड की बात करी है। अच्छा, उसके बाद और भी चीज़ें डिमांड करते हैं। इफ़ द रीडिंग हेड ऑफ द ड्राइव इज लोकेटेड, रीडिंग हेड यानी ये वाला जो हेड लोकेटेड है कितने डिस्टेंस पर, देखो डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक, तो ये बनता है 3.1 सेंटीमीटर। मैं होपफुल हूँ कि उन्होंने मीटर में ही रखा होगा इसको, तो 3.1 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.031। कैलकुलेटर से भी चेक करता हूँ इसको मैं, अगेन क्रॉस वेरिफिकेशन लेते हैं इसकी। 3.1 डिवाइडेड बाय 100 0.031 बिल्कुल ठीक है, मीटर में आ गया है अब ये। तो आर मीटर में कितना आ रहा है आपके पास, 0.031 मीटर। अच्छा, अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या कहते हैं, फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, देखो रोटेशनल एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ से लेकर जिसका डिस्टेंस बन रहा है वो आपका बन रहा है 3.1। बात को समझ आ गई। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, जब ये निकालोगे तो लीनियर वेलोसिटी खुद ही आ जाएगी क्योंकि आर गिवन है। ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेटर जस्ट बिलो इट, जो पॉइंट प्लेटर पे बना हुआ है, समझो एक पॉइंट बना हुआ है प्लेटर पे, वो यहाँ पर आ जाता है, तो फिर वो कोई लीनियर डिस्टेंस कवर करता है ना, उसकी भी तो वेलोसिटी बतानी होगी ना। इफ़ अ सिंगल बिट रिक्वायर्ड, सिंगल बिट की वैल्यू आपको दी हुई है, ये बिट लिख रहा हूँ मैं इसे यहाँ पर 0.55 m, ठीक है, मीटर पर मीटर होगा ये आपके पास, मिनट नहीं है ये, मीटर है, बिट पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको पता चल गई। अब ये एक क्वांटिटी आपसे मांग भी रहे हैं, ये आपसे बिट्स मांग भी रहे हैं। अब मैं बिट्स को यहाँ पर किसी चीज़ से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भी नहीं लिखा है, क्योंकि इसका कोई यूनिट वगैरह बन नहीं रहा होगा। बिट्स आपके पास कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक यूनिट है, देखा होगा ना, MB GB, वो क्या होता है गीगाबाइट, और MB क्या होगा आपके पास, MB होगा मेगाबाइट, ठीक है, G होगा गीगाबाइट। तो अब यहाँ पर हम काम करते हैं, अपना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बस ये 3 चीज़ें पता करनी है आपने, ये A में आ गया, ये B में आ गया, ये C में आ गया, ठीक है। A तो बहुत आसान है फाइंड करना, ये मैं उठाओ फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, अगर मैं इसे 60 से डिवाइड करा दूं इस RPM को, देखो RPM का क्या मतलब है, रेवोल्यूशन पर मिनट, लेकिन मुझे क्या चाहिए सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा, इसे 60 से डिवाइड करा दूंगा, तो मैं इसे 60 से डिवाइड करा दूंगा, तो ये फ्रीक्वेंसी अब सेकंड में आ चुकी है, ठीक है, सेकंड में आ चुकी है। 7300 डिवाइडेड बाय 60, तो 121.66 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, RPS हो गया ये आपके पास। लेकिन RPS लिखने से अच्छा ये है कि आपको अब यूनिट तो आपका सेकंड में आ चुका है ना, यूनिट क्या होगा आपका 1/s SI में, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/s को आप हर्ट्स लिख सकते हो। हर्ट्स, हर्ट्स क्या होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हर्ट्स। यहाँ पर लिख लो अपने पास, हर्ट्स किसके बराबर होता है, 1/s के, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, इसको लिख लो अपने पास, मैं आगे से काम करूँगा, इसी को रिमूव करके काम करूँगा, ठीक है। इसको अपने पास लिख लेना जो मैंने बातें एक्स्ट्रा लिखवाई हैं इस न्यूमेरिकल को समझाने के लिए। अच्छा, उसके बाद कहा जाता है आपको कि एंगुलर पता लगा लो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, 2πf। अब देखो ये हर्ट्स में आ गई है, यहाँ पर जो लीनियर फ्रीक्वेंसी डलेगी ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, याद रखना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दो, 2π और f क्या है आपके पास, 123 12166, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ज़रा मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। पाई की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 3.142, बहुत जगह पे 3.141 भी होता है, दोनों रख के सॉल्व कर सकते हो। तो 2 कैलकुलेटर्स में अगर पाई डायरेक्ट लेना चाहो तो शिफ्ट दबा देना, मल्टीप्लाई 121.66 इस इक्वल टू मैं कैलकुलेटर से यूज़ करना आपको इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल इसी तरह से फाइंड कर लो। अच्छा,
अब ये आ गई है रेडियन, क्योंकि देखो इसका यूनिट क्या है पर सेकेंड, इसका हो गया फिर रेडियन पर सेकेंड, ये पता करने का कहा था आपको। देखो पता चल गया, देखते हैं बिल्कुल सही है या कुछ फ़र्क आया, बिल्कुल सही है। अच्छा ये थोड़ा राउंड ऑफ करके इन्होंने इसे 5 बना दिया, ठीक है 5 बना दिया। अच्छा अब दूसरी चीज़ क्या मांगी जाती है, आप जानते हो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी क्या होता है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या गिवन किया था आपको इन्होंने 0.031, थोड़ा बेहतर लिखते हैं 0.031। ओमेगा क्या निकाला आपने, ओमेगा से मुराद ये है कि एंगुलर वेलोसिटी 764.5, तो ये आपका v आ गया। सिंपल कैलकुलेशन कर लो, 0.031 मल्टीप्लाई 764.5, तो 23.96 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ये है आपके पास। अच्छा अब इसको भी इन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने मांगा है हमसे बिट पर सेकंड में कितने होंगे, तो हमारे पास बिट्स थे कितने 0.05 बिट्स थे ना। तो अगर मैं इस लीनियर वेलोसिटी को डिवाइड कर दूं इससे, तो ये मेरे पास बिट्स पर सेकंड आ जाएगा। अब ये म्यू हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो म्यू एक प्रीफिक्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, अगर आपने इसको नहीं बदला है प्रीफिक्स को नंबर में तो फिर आपको उसको साथ लगाना पड़ता है। तो देखो म्यू क्यों किस चीज़ के इक्वल होता है, आप सब जानते हैं 10 की पावर -6 के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे 10 की पावर -6 लगा दो, 2.37 डिवाइडेड बाय 0.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इसको ज़रा डिवाइड करो, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। यूनिट अगर देखना चाहो ना तो उससे देख सकते हो, यूनिट 0.55, इसको सिर्फ ऐसे डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि देखो ये 10 की पावर -6 से ऊपर ले जाओगे तो +6 हो जाएगा, है ना। तो 4.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6 हो गया आपके पास। अच्छा यूनिट में देख लेता हूँ, बिट सेकंड आएगा, बिट पर सेकंड आएगा, मेगा बिट्स लिखा हुआ है इन्होंने तो मेगा बिट्स ही लिख देता हूँ, मेगा बिट्स पर सेकंड, ये इसका देखो करेक्ट आंसर आया। अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा इन्होंने ना थोड़ा सा इन्होंने गलत लिया या हमने गलत ले लिया। अच्छा हमने थोड़ा सा ना गलती कर दी है, हमने पॉइंट गलत रख के सॉल्व कर दिया है, पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। वो पॉइंट था ना वो मैंने गलती से यहाँ लगा दिया, तो ये गलत आंसर आ रहा है, इसका थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है आंसर में, ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो जब पॉइंट यहाँ आएगा आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 43 बन जाएगा, ना कि 4.3 है। मैं भी ज़रा सॉल्व करके फिर दिखाता हूँ, 4.3, चलो मैं सॉल्व करके दोबारा दिखाता हूँ। पॉइंट मैंने गलती से यहाँ लगा लिया, ठीक है, पॉइंट आना था जबकि इधर, तो देख लो 43.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 43 MBS, ऐसे भी लिखा जा सकता है 43 MBS, यानी मेगाबाइट पर सेकंड चल रहा है आपके पास, डेटा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अच्छा अगर यहाँ पर आपने 10 की पावर 6 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अब आप मेगा नहीं लिख सकते, ये गलती है। क्यों, क्योंकि देखो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना उसे, तो प्रीफिक्स जब आपने जब उसको बदला ही नहीं साइंटिफिक नोटेशन को, तो प्रीफिक्स नहीं आएगा। जब मैंने इसको बदल दिया तो प्रीफिक्स आ गया एम मीटर नहीं है, मेगा है, ठीक है, याद रखना ये एम मेगा में है, मीटर नहीं है ये। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ पर आपको समझ में आई गई होगी, ये न्यूमेरिकल अच्छा समझ आ गया होगा। आप जो कर कुछ पूछना तो पूछना, मैं ज़रूर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद